बचपन में एक बार हमारे गांव में एक लंगड़ा आदमी आया। वह घर घर जाकर भीख मांग रहा था, लेकिन जब वह हमारे घर आया तो उसने पैसे मांगे। भाई साहब, ये पैसे मैं यूं ही नहीं मांग रहा, मैं आपके घर से आने वाली मुसीबत टाल सकता हूं, उसने कहा। दादा को उस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुसीबत टालोगे? कैसी मुसीबत? मुझे तो तुम धोखेबाज लगते हो। लंगड़ा आदमी अचानक रो पड़ा। बड़ी दयनीय आवाज में बोला, अगर मेरे बच्चे को इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत ना होती तो मैं यह पाप का काम न करता। मैं सच में धोखेबाज नहीं हूं। रो मत, मैं अंदर से पैसे लाती हूं, दादी बोली। तुम मत जाओ, मैं जाता हूं, दादा ने कहा और पश्चिम वाले कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद दादा बाहर आए और लंगड़े आदमी के हाथ में पैसे थमाते हुए रूखे स्वर में बोले, लो पैसे दे दिए। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी मौत भी अच्छी नहीं होगी। लंगड़ा आदमी पैसे लेकर दादा दादी का धन्यवाद करके चला गया। दादी उसकी पीठ देखते हुए बोली, बेचारा है। कैसा बेचारा? वह तो सरासर ठग है। तुम सच में भोली हो। अगर मैं घर पर ना होता तो यह लंगड़ा तुमसे पैसे ठग कर ले जाता। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, इसका क्या मतलब है? दादा हंस पड़े, गर्व से बोले, मैंने उसे नकली नोट दिए थे। नकली पैसे कैसे दे सकते हो? नकली पैसे देने में क्या बुराई है? मैं उसका कर्जदार तो नहीं था, उसने मांगा तो मैंने दे दिया, बस। दादी ने दादा को घूरा और स्टूल पर बैठकर हुक्का पीने लगी। सोहन कुछ दिनों में घर लौटने वाला है, उसकी उम्र भी हो गई है। हमारे घर में इतनी जमा पूंजी भी नहीं कि उसकी शादी करवा सकें, और तुम बाहरी लोगों को पैसे बांट रहे हो। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? दादा ने भौहें सिकोड़ी और देर तक कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों बाद, जिस दिन चाचा सोहन को घर लौटना था, मैं खास तौर पर कसाई की दुकान से 2 किलो मटन लेकर आया ताकि दादी पकौड़ी बना सकें। मैं भंडार घर में दादी के लिए चूल्हा जला रहा था। शाम ढल गई पर चाचा सोहन नहीं लौटे। दादी थोड़ी बेचैन हो गई। सुनो जी, सोहन अभी तक नहीं आया, जरा बाहर जाकर देखो। मैं तो गांव के प्रवेश द्वार तक 4 बार दौड़ लगा चुकी हूं, पर बस नहीं दिखी। कहीं रास्ते में बस खराब तो नहीं हो गई? शायद हो, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। 4 घंटे बीत गए। मेरे और दादी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। मैं फिर से गांव के प्रवेश द्वार तक जाकर देखता हूं। मैं भी साथ चलती हूं। दादी की बात खत्म ही हुई थी कि आंगन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। चाचा सोहन लौट आए थे। सोहन, तू इतनी देर से क्यों आया? चाचा के जूतों पर मिट्टी लगी थी, पैंट की मोहरी पर घास फूस चिपका था। वे बिल्कुल थके हारे लग रहे थे। मैं पैदल चलकर आया हूं। इतने मीलों का पहाड़ी रास्ता, बहुत थक गया होगा। मैं तेरे लिए पकौड़ी बनाकर लाती हूं, तू कमरे में जाकर आराम कर। दादी भंडार घर की तरफ पकौड़ी बनाने चली गईं। घर से तो तेरे लिए टिकट के पैसे भेजे थे, फिर पैदल क्यों आया? अच्छा हुआ जो मैं पैदल आया। अगर मैं उस बस में बैठ जाता तो आज आप मुझे देख ही नहीं पाते। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। इसका क्या मतलब? क्या हुआ था? आज दोपहर जैसे ही मैं कस्बे पहुंचा, वहां एक लंगड़ा आदमी मिला। वह जबरदस्ती लाइन में आगे घुस आया और मुझसे पहले टिकट खरीदने लगा। मैंने सोचा वह बूढ़ा है, इसलिए उसे आगे जाने दिया। नतीजा यह हुआ कि जब उसकी बारी आई तो टिकट खत्म हो गए। मुझे टिकट नहीं मिला और मुझे पैदल ही लौटना पड़ा। रास्ते में मैंने देखा कि वही बस पलट गई थी। कई लोग मारे गए, मैं तो बाल बाल बच गया। चाचा की बात खत्म होते ही दादी का चेहरा उतर गया। उनके हाथ से लकड़ी की सीखें छूटकर जमीन पर गिर गईं और खनक उठीं। माँ, क्या हुआ? दादी संभलकर तुरंत बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हाथ से छूट गईं। सोहन, उस लंगड़े आदमी ने तुझसे कुछ कहा था क्या? वह तो बस जिद कर रहा था कि उसे अपनी बेटी से मिलने की जल्दी है, बाकी मुझे ठीक से याद नहीं। चाचा सोहन बड़े चाव से पकौड़ी खा रहे थे। उन्हें दादा दादी के चेहरे के बदलते भाव बिल्कुल नजर नहीं आए। खाना खाकर चाचा पूरब वाले कमरे में सोने चले गए। सुनो जी, वह लंगड़ा आदमी शायद मर गया। तुमने उसे नकली पैसे देकर उसकी जान ले ली। अब क्या करें? क्या करें? मुझे नहीं लगता कि वह लंगड़ा भूत बनकर आसमान सिर पर उठा लेगा। दादी कुछ नहीं बोली। उनका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। दादा ने कुछ खांसते हुए खिड़की खोल दी। बहुत गर्मी है। इतनी रात हो गई है, खिड़की मत खोलो, सोते वक्त सर्दी लग जाएगी। जब कहा खोलो तो खोल दो, इतनी बकबक क्यों? दादी का मन साफ तौर पर उखड़ा हुआ था। वे मजबूरन खिड़की खोलने गईं। उन्होंने अभी पर्दा ही हटाया था कि खिड़की के बाहर एक चेहरा चिपका दिखा। वह चाचा सोहन थे। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कमरे के अंदर के लोगों को ताड़ रहे हों। सोहन, तू खिड़की के पास खड़ा होकर क्या कर रहा है? अभी तक सोने क्यों नहीं गया? चाचा सोहन मुस्कुराए। पता नहीं क्यों मुझे उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा डरावना लगा। कुछ नहीं, बस बाहर हवा खाने आया था, अभी सोने जा रहा हूं। इतना कहकर चाचा पूरब वाले कमरे की तरफ चल दिए, पर उनके चलने का ढंग कुछ अजीब था। वे लंगड़ाते हुए चल रहे थे। चलो अब सो जाते हैं। मेरी सोने की जगह खिड़की के पास ही थी। मैंने देखा दादी सो चुकी थीं, तो मैंने खिड़की बंद करनी चाहिए। पर जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा चाचा सोहन खिड़की के पास खड़े कमरे के अंदर एक तक घूर रहे थे और उनके हाथ में एक मांस काटने वाला बड़ा चाकू था। मैं डर के मारे अधमरा हो गया। अभी चीखने ही वाला था कि दादी ने मेरा मुंह दबा दिया। दादी ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। तेरे चाचा को नींद में चलने की आदत है, मैंने पहले भी देखा है। ज्यादा से ज्यादा कमरे में 2 चक्कर लगाता है, पर आज की तरह हाथ में चाकू लेकर कभी नहीं आया। तभी दादा जाग गए। वे चाचा का नाम पुकारने लगे, सोहन, सोहन, सुबह हो गई है, मुर्गा बांग देने वाला है।
दादा के कुछ बार पुकारने पर चाचा सोहन ने हाथ का चाकू जमीन पर फेंक दिया और लंगड़ाते हुए पूरब वाले कमरे की तरफ चल दिए। जब तक वे कमरे में नहीं गए दादा पुकारते रहे, फिर बोले, ठीक है अब सो जाओ। सुनो जी, मुझे लगता है सोहन में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मुझे उसके चलने का ढंग उस लंगड़े आदमी जैसा लगा। मेरा चेहरा भी अचानक फक पड़ गया। बकवास बंद करो, दिन भर वहम करती रहती हो, हर बात पर यकीन कर लेती हो। दादा को गुस्सा होते देख दादी धीरे से बोली, क्यों ना हम कल जाकर उस लंगड़े का अंतिम संस्कार करवा दें? आखिर गलती तो हमारी ही है। कैसी गलती? वह लंगड़ा खुद जबरदस्ती लाइन में घुसा, खुद मौत को दावत दी, इसमें हमारा क्या दोष? बेवजह मुसीबत मत बुलाओ। दादी ने आह भरी और चुप हो गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि उस बस में कुल 5 लोग मारे गए। उनमें से 4 गांव के ही थे और उनकी लाशें परिजन ले जा चुके थे। बस एक लाश किसी ने नहीं ली। वह गांव के प्रवेश द्वार पर बने पुराने मंदिर में पड़ी थी, परिजनों के आने का इंतजार कर रही थी। सोहन, रामलाल नहीं रहा, चल हम दोनों जाकर मदद करते हैं। रामलाल हमारे पड़ोसी गांव के थे और दादा से उनकी अच्छी बनती थी। दादी ने भौहें सिकोड़ लीं। लग रहा था जैसे उनके मन में कुछ और चल रहा हो। सोहन, भंडार, घर से एक थाली उठा ला। चाचा सोहन भंडार घर चले गए। घर में अब सिर्फ हम 3 बचे। सुनो जी, वह लंगड़ा मर गया और उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं। क्यों ना हम ही उसका अंतिम संस्कार करवा दें? बस भी करो, उस लंगड़े की किस्मत में यही लिखा था। हमसे इसका क्या लेना देना? बेकार की बात मत करो। दादा गुस्से में यह कहकर चले गए। घर में सिर्फ मैं और दादी बचे, पर दादी का मन नहीं माना। वे मुझे लेकर उस पुराने मंदिर गईं जो दशकों से वीरान पड़ा था। हवा से लकड़ी के दरवाजे चरचरा रहे थे। हम अंदर गए तो देखा एक लाश जमीन पर पड़ी थी। ऊपर सफेद चादर डली हुई थी, पर चादर बहुत छोटी थी। लंगड़े की पूरी देह ढक नहीं पा रही थी। दोनों पैर बाहर दिख रहे थे। दादी लाश के पास घुटनों के बल बैठ गईं, हाथ जोड़कर बुदबुदाने लगीं। जिसका कर्ज है उसी से वसूलना। सोहन को माफ कर दो, उसे कुछ नहीं पता। दादी की बात खत्म ही हुई थी कि एक ठंडी अशुभ हवा का झोंका आया। लंगड़े पर डली सफेद चादर अचानक उड़ गई। मैंने बिना सोचे समझे जमीन पर पड़ी लाश की तरफ देखा। वह तो चाचा सोहन थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे किसी बात का बदला अधूरा रह गया हो। जब तक मैं दोबारा देखने वाला था चादर वापस गिर चुकी थी और लंगड़े का चेहरा फिर से ढक गया था। दादी आंखें बंद किए पता नहीं क्या बुदबुदा रही थीं। उन्होंने लाश की तरफ देखा ही नहीं। मैंने दादी की बांह खींचकर धीरे से कहा, दादी, मैंने चाचा सोहन को देखा। दादी ने हैरानी से मुझे देखा। तेरे चाचा को? अभी हवा से चादर उड़ी तो मैंने चाचा सोहन को देखा। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जमीन पर ही बैठ गईं। उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। बकवास मत कर, तेरा चाचा बिल्कुल ठीक ठाक है। दादी, अगर यकीन नहीं तो खुद चादर उठाकर देख लो। दादी देर तक चादर को घूरती रहीं, पर उसे उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मंदिर से निकलकर दादी मुझे घर ले आईं। उन्होंने अलमारी के नीचे से एक डिब्बा निकाला जिसमें घर की पुरानी चीजें और अनाज बेचकर जमा किए पैसे रखे थे। दादी ने उसमें से कुछ पैसे निकाले और डिब्बा वापस अलमारी में रख दिया। छोटू, मैं कस्बे जा रही हूं, तू घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। इतना कहकर दादी जल्दी जल्दी निकल गईं। शाम होते होते मैं और चाचा सोहन पहले घर लौट आए। दादा भी घर पर ही थे। छोटू, तेरी दादी कहाँ है? कस्बे गई हैं। कस्बे जाकर क्या कर रही है? दादा मुस्कुराए। कुछ दिन पहले तेरी मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया था। कहा था कि तू लौटेगा तो मिलवाएगी। तेरी माँ जरूर तेरे लिए कस्बे से कपड़े खरीदने गई होगी। दादा की बात खत्म ही हुई थी कि आंगन से आवाज आई। दादी लौट आई थी। दादी की गोद में एक काला मटका था जिसके चारों तरफ लाल रंग के अजीब अजीब निशान बने थे। देखने में बड़ा विचित्र लग रहा था। इतनी देर कहाँ लगा दी? हाथ में यह क्या पकड़ रखा है? दादी ने मटका मेज पर रखा और 3 अगरबत्तियां जलाईं। सोहन घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर झुका। मां, इस मटके को सिर क्यों झुकाऊं? इस मटके में तेरा उपकारी है। अगर बंसीलाल ने तेरा टिकट न छीना होता तो हादसे का शिकार तू होता। जल्दी उसे 3 बार सिर झुका। यह सुनकर दादा फौरन अलमारी से पैसों वाला डिब्बा निकाल लाए और दादी की तरफ उछाल दिया। तुमसे किसने कहा था पैसे लेने को? इस डिब्बे के पैसे सोहन की शादी के लिए हैं। मैं तो सोहन की जान बचाने की कोशिश कर रही हूं। माँ बाप, तुम दोनों झगड़ो मत। चाचा सोहन बोले, तुम दोनों क्या कह रहे हो? सोहन जल्दी बंसीलाल को 3 बार सिर झुका। मेरी बात मान, मैं अभी मरा नहीं हूं, फिर उस लंगड़े को सिर क्यों झुकाऊं? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। इतना कहते ही दादा ने मेज पर रखा मटका उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ मटका चकनाचूर हो गया। राख चारों तरफ बिखर गई। चाचा सोहन का मुंह उस वक्त खुला हुआ था। थोड़ी राख उनके मुंह में चली गई। वे जोर जोर से खांसने लगे। दादी बिखरी हुई राख को देखती रहीं, जमीन पर बैठ गईं। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। चंदू, तुम्हारी मौत भी अच्छी नहीं होगी। दादा ने भी थोड़ी राख सांस में ले ली थी। उनका चेहरा बिगड़ गया। मेरी मौत खराब नहीं होगी, मैं सबसे ज्यादा जीऊंगा। दादी ने दोनों हाथों से जमीन का सहारा लेकर मुश्किल से खड़ी हुई। नाराजगी में बोली, मैं भंडार घर में सोऊंगी, तुम कमरे में सो जाओ। भंडार घर में मत सो। दादी कुछ नहीं बोली, बिस्तर उठाकर चली गईं। इतना पैसा खर्च करके भी दिमाग खराब ही है। दादा बड़बड़ाते हुए फिर खांसने लगे। खांसी इतनी तेज थी जैसे फेफड़े बाहर आ जाएंगे।
छोटू, जाकर देख अपनी दादी को, उसे भंडार घर में मत सोने दे। भंडार घर की बत्ती जल रही थी, दरवाजा भी खुला था। मैंने देखा दादी स्टूल पर बैठी मुझसे पीठ किए हुए थीं, एक हाथ अपने मुंह पर रखे हुए, पूरा शरीर कांप रहा था। शायद दादी रो रही थीं। मैं दादी को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि दादी अचानक पलटी। वे हंस रही थीं, एक भयानक डरावनी हंसी। वे हाथ से मुंह दबाए हुए थीं ताकि हंसी बाहर ना आए। हंसते हंसते उनके कंधे कांप रहे थे। दादी क्यों हंस रही थीं? दादी को जैसे मेरा एहसास हुआ। उनके चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। छोटू, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? दादी, चाचा सोहन ने कहा है कि तुम भंडार घर में मत सोना। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, पास आकर बता। मैं अभी पास जाने ही वाला था कि चरचर की आवाज आई। हमारे घर का फाटक खुल गया और आंगन में जो आई वह दादी थीं।